तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसका रिवीजन। मेन कॉन्सेप्ट्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी रेफरेंस बुक से इस चैप्टर को, इस यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ एक टॉपिक ऐसा है जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर सबसे छोटा है, जो किस चीज के बारे में है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो मेन फोकस रहेगा हमारा इस पहले पार्ट का, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे रहेगा। तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पढ़ना क्या है इस यूनिट के अंदर, कि किस तरीके से किसी भी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बट उसको भी स्टडी करने से पहले जो इसके एग्रीगेट्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, आपको उसको स्टडी करना होगा। बेसिकली हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर मॉडल होता है हमारी इकोनॉमी का, जिसमें एक होता है हाउस होल्ड, एक होती है हमारी फर्म्स, एक होती है हमारी गवर्नमेंट और एक होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है, वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल का ही है। तो हमें भी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है वो 2 सेक्टर मॉडल में ही पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले आप एक चीज को समझो जरा, कि हम कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कैसे। तो सबसे पहले जरा हम सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ें कि सर्कुलर फ्लो से क्या कहना चाह रहे हैं। देखो भाई, क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग करते हैं प्रोडक्शन। हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको भी इनका डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिससे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, और इसको बोलते हैं जनरेशन फेज। यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ अभी आउटपुट को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद आप उसको फैक्टर इनकम देते हो। तो यहां पर फैक्टर इनकम देने के लिए ये आता है आपका इनकम फेज, जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पहले आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के लिए आपने फैक्टर सर्विसेज ली, फैक्टर सर्विसेज के बदले में आप उनको फैक्टर इनकम दोगे। अब वो फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है भाई? रेंट, वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये आपकी फैक्टर इनकम होती है। तो बेसिकली यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो उस पैसे को करते हैं हम खर्च, तो हमारा एक्सपेंडिचर साइड निकल कर आता है, और इसे बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। यानी कि डिस्पोज कर देना, हमारे पास पैसा था, अब हम उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन की वजह से इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होने की वजह से आपने खर्चा किया, और उसी खर्चे की हेल्प से फिर से क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, और यही साइकिल आपके दिखाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, जो नेशनल इनकम की काउंटिंग होती है, वो तीनों फेजेस से होती है। तो इसीलिए आपको पढ़ना भी यही है, द वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड, बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखोगे, वो आप इन तीनों फेजेस से सीखते हो। जनरेशन फेज से भी सीखोगे, यानी कि प्रोडक्शन की साइड से, इनकम की साइड से और एक्सपेंडिचर की साइड से। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ना है 2 सेक्टर मॉडल, और हमें यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स को इंक्लूड करना है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, तो पहली बात तो आपको इसकी कुछ अजम्पशन लिखनी होगी। आप क्या अजम्पशन लिख रहे हैं कि वी हैव ओनली 2 सेक्टर इन आवर इकोनॉमी, वन इज हाउस होल्ड एंड द अनदर वन इज फर्म, ठीक है। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ना तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं और ना ही हम यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड कर रहे हैं। कुछ अजम्पशंस और आपको यहाँ पे लिखनी होगी कि जितने भी फैक्टर सर्विसेज हैं, फर्म्स हाउस होल्ड से ही अवेल करती हैं, और हाउस होल्ड्स अब उनके पास जितना भी पैसा आता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल जो भी उनके फर्म्स ने प्रोडक्शन किया होगा उसको खरीदने पर खर्च करती है। ये हमारी अजम्पशन है और ये आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, एक सिंपल डायग्राम से आप इसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। एक तरफ है आपके हाउस होल्ड्स, तो दूसरी तरफ है आपकी फर्म्स। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में भाई आपने उनसे क्या लिए, बेसिकली आपने उनसे लिए फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म ने क्या किया होगा, प्रोडक्शन किया होगा। और भाई आप जब आप किसी की फैक्टर सर्विसेज लोगे तो बदले में पैसा भी तो दोगे। तो यहां पर क्या हुआ, फिर फर्म की तरफ से यहां पर हाउस होल्ड के पास गई फैक्टर इनकम, और वो फैक्टर इनकम किस फॉर्म में गई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसके फॉर्म में। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये आपकी फैक्टर इनकम होगी। सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करके ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो यहां से लिख देते हैं। अब क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज आई, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, गुड्स का प्रोडक्शन करके इनको वो सामान बेचा। अब बेचना, ये काम तो हो गया एक तरफ। दूसरी चीज क्या हुई, जब फैक्टर सर्विसेज मिली तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या हुई, फैक्टर इनकम। अब इनके पास पैसा आ चुका है। अब वो पैसा ये लोग खर्च करेंगे, किस चीज के लिए खर्च करेंगे, फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो इन्होंने सामान बनाया था उसको खरीदने के लिए क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे। और कंजप्शन सीधे सीधे एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप एक चीज देख रहे हो, तीनों फेजेस हैं। आपको प्रोडक्शन भी दिख रहा है, आपको इनकम भी दिख रही है, आपको एक्सपेंडिचर भी दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहां पर आपके लिए एक और बात है जो जानने की है। दो तरीके के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, अब रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, रियल फ्लो का मतलब है कि जहां पर भी आपको फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिख रहा है, जहां पर भी आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिख रहा है उसे बोलते हैं हम रियल फ्लो, और इसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी है। तो आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां दिख रहा है, ये देखो, ये फैक्टर सर्विसेज और ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां आपको दिख रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहां पर आप इसे कहोगे कि ये दोनों किस चीज के पार्ट है, ये है आपके रियल फ्लो। बट मनी फ्लो के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो मनी फ्लो तो अपने नाम से ही कह रहा है कि जहां पर भी आपको मनी का मूवमेंट दिख रहा हो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, वो क्या है, मनी फ्लो। अब मनी फ्लो आपको कहां दिख रहा है, भाई देखो, सबसे पहले मनी का फ्लो हुआ फैक्टर इनकम की फॉर्म में, फिर दूसरा आपको फ्लो दिखा यहां पर एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मनी फ्लो को। मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो भी है। ठीक है, इसको हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अभी हमने फ्लो के बारे में पढ़ा कि रियल फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, तो ये फ्लो क्या होता है। तो पहले लेकिन हमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए स्टॉक और फ्लो के बारे में पता लगाना। देखो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप कैसे मेजर करते हो, यही इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। दोनों ही वेरिएबल्स है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज हो सकती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। पर दोनों का मेजरमेंट का जो लेवल है, जो मेजरमेंट करने का तरीका है, वो अलग होता है। देखो जो स्टॉक होता है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर करते हो। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि मैं कह रही हूं कि अभी आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो ये आपके लिए स्टॉक है। ठीक है, लेकिन फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो एक ऐसी चीज है जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ मेजर की जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी मंथली पॉकेट मनी कितनी है, तो यहां पर मैंने आपको एक पीरियड दिया है विच इज मंथ। मैंने आपको मंथली पॉकेट मनी पूछा, तो ये आपके लिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको कहां दिख रहा है कि टाइम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि कोई फिक्स टाइम है, नहीं। मैंने आपसे ये कहा ना कि अभी मुझे बताओ आपकी पॉकेट में कितनी मनी है, तो मैंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया ना यहाँ पे आपको। बट यहाँ मैंने आपसे पूछा दूसरे वाले में कि आपकी मंथली पॉकेट मनी कितनी है, तो यहाँ टाइम आया ना, तो इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है और उसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता। जैसे कि अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, अब अगर मैं अपना बैंक बैलेंस चेक कर रही हूँ आज की डेट पे, तो वो मेरा स्टॉक है, वो चेंज नहीं हो रहा उस टाइम पे। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि अभी जितना भी टाइम हो रहा है उस टाइम पीरियड पे आज के डेट पे मेरा बैंक बैलेंस, मैंने अपनी मोबाइल ऐप खोल के अपना बैंक बैलेंस चेक किया, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
बट अगर वही चीज आप मंथली स्टेटमेंट जैसे निकालते हो तो मंथ में तो कितनी बार आपका बैलेंस चेंज हो रहा है ना, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है, फ्लो। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, बट वहीं पे ये कैसा है, ये आपका डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो नेशनल वेल्थ आपका हो गया स्टॉक, और नेशनल इनकम क्या हुई आपकी, फ्लो। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आप बहुत सारे और भी एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस हमारा, अब जैसे कि हमने स्टॉक और फ्लो पढ़ लिया, तो फ्लो हमारे पास दो तरीके के हैं बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो रियल फ्लो जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए कि क्या है, यहां पर होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से मनी फ्लो क्या है, मनी है द मूवमेंट ऑफ, या फ्लो भी लिख सकते हो, द फ्लो ऑफ मनी, द मूवमेंट ऑफ मनी बिटवीन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। ठीक है, अब यहां पर आपको यह भी बताना होगा कि रियल फ्लो में आप कह रहे हो कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा इस तरीके से कि एक तरफ है हमारे हाउसहोल्ड्स, दूसरी तरफ है हमारी फर्म। ठीक है, सबसे पहले हाउसहोल्ड्स दे रहे हैं क्या, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पर जब सर्विसेज जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज, तो यहां पर आपने देखा कि रियल फ्लो है, मूवमेंट हो रहा है सर्विसेज का। उसके बाद दूसरा कहां से आपको देखने को मिलेगा, दूसरे के लिए आप एक और पॉइंट बनाओ फिर। अब दूसरा जो फ्लो स्टार्ट होता है वो फर्म की साइड से स्टार्ट होगा कि फर्म बनाएगी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, और जब वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी तो फिर से एक मूवमेंट हमें देखने को मिला फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप मनी फ्लो को भी डिस्क्राइब करोगे कि मूवमेंट ऑफ मनी यहां पर सबसे पहले स्टार्ट होता है फर्म की तरफ से, किस फॉर्म में, यस, फैक्टर इनकम की फॉर्म में, या अगर हम फर्म की साइड से बोल रहे हैं तो फर्म के लिए तो पेमेंट्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जब हमारे हाउस होल्ड्स के पास ये पैसा आ जाता है तो वो भी मनी का फ्लो दिखाते हैं, किस फॉर्म में, कंजप्शन में। वो करते हैं कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उस कंजप्शन के लिए वो करते हैं थोड़ा सा पैसा खर्च। तो यहाँ पे जब पैसा खर्च हो रहा है तो मूवमेंट तो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हो। एक पॉइंट आप क्या बनाओगे कि इसको हम ऑल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं, आप इसे फिजिकल फ्लो बोलते हैं और इसे आप बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। बस आपका ये डिफरेंस भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जिसके अंदर एक गिनती के 2-3 ही टॉपिक है, और एक बार बोर्ड एग्जाम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन आया है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो आपको डायग्राम के अंदर हर एक चीज एक्सप्लेन करनी होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अजम्पशन है, तो सबसे पहले तो आप डिफाइन दोगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फिर आप उसके अजम्पशन लिखोगे, फिर आप प्रॉपर वो एक डायग्राम बनाओगे, देन आप डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे कि जैसे ये रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मनी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस तरीके से कर रहा है, कि मतलब वो क्या क्या चीजें हैं, ये प्रॉपर आपको इन वर्ड्स भी लिखनी होती है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फुल मार्क्स तो। ठीक है, नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इसके अंदर कुछ कुछ आपको यहाँ पे वोकैबुलरी देखने को मिलेगी, तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे से, जैसे कि एक है हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। जनरली जब हम टेरिटरी की बात करते हैं ना, तो टेरिटरी से हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात हो रही है ना। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इलाका टाइप ना। और जब वही बात हम कह देते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसका मतलब हो जाता है कि भाई जिस कंट्री में हम रहते हैं उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ही हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी कह देते हैं। बट ये तो एक बहुत ही सिंपल सा कह सकते हो कि एक एक्सप्लेनेशन है, बट इकोनॉमिक्स के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइड है। ये कहते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑब्वियसली वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, वो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स हैं विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय आवर गवर्नमेंट, यानी कि जिस पर अधिकार हमारी गवर्नमेंट का है, जिसको चलाए हमारी गवर्नमेंट, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, ये दो चीजें होती है कि मालिकाना अधिकार भी हमारे पास ही उस चीज का, और उसे ऑपरेट भी हमारी गवर्नमेंट अगर करती है, तो वो सारी चीजें, मैं सिर्फ बाउंड्रीज नहीं कह रही हूं, वो सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है।
ठीक है, तो देखो एक बार जरा डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। समझ गए मीनिंग, कि वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसको हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती हो, जिसके अंदर चाहे पर्सन्स का मूवमेंट हो रहा हो, चाहे पैसों का मूवमेंट हो रहा हो, चाहे गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो, वो फ्रीली हो रहा है। अब क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करते। कोई शिप है, एयरक्राफ्ट है, जिसे नॉर्मल रेजिडेंट ओन्ड करता है, यानी कि हमारे उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाला पर्सन, अगर उसका कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है, हम आते जाते रहते हैं उससे। अब देखो जैसे एयर इंडिया सर्विस है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि जब हमारा प्लेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंटर करता है तो वो उनका हो जाता है, नहीं। एयर इंडिया को एडमिनिस्टर्ड हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट इन द सेंस ऑफ कि मतलब हमारी जो भी कंपनी भी है वो भी हमारी कंट्री की है ना, इंडियन कंपनी है। Second, the fishing vessels, oil and the natural gas rigs and the floating platforms in the international waters. अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये तो एक तरीके से हो गया आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, या वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी क्या होता है, जैसे फिशिंग वेसल्स है। फिशिंग वेसल्स मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कोई सामान वहां पर उनके इंटरनेशनल वाटर के अंदर जैसे एंटर हुआ तो वो उनका हो गया, नहीं। उसको ओन्ड और कंट्रोल्ड और मैनेज अगर हमारी गवर्नमेंट कर रही है तो वो हमारा ही है, ठीक है। उसके बाद एम्बेसीज, एम्बेसीज समझते हैं आप लोग क्या होती है, जो हमारी कंट्री को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। ऐसे होते हैं कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स वो पर्सन होते हैं जो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में वर्क करते हैं बट इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अगर ये सारी चीजें अब्रॉड में लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी है अमेरिका में, सिचुएटेड अमेरिका में है, लेकिन एम्बेसी कौन सी है, इंडियन, उसको ओन्ड और ऑपरेट हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो भले वो सिचुएटेड वहां पर है ना ज्योग्राफिकली फिजिकली, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना इस वाले पॉइंट से अराइज होते हैं, ठीक। नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होगा, जिस तरीके से हमारी एम्बेसी अगर फॉरेन कंट्री में है तो वो हमारी है ना, लाइकवाइज अगर कोई अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, उनकी, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। उसके अलावा जैसे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर उनके हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है यानी कि उनके यहाँ पर लोकेटेड है तो वो भी उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। थर्ड वन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WHO, UNO, ये किसी के भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते क्योंकि इंटरनेशनल बॉडीज है, इंटरनेशनल बॉडीज किसी के भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ एक वर्ड आया था नॉर्मल रेजिडेंट, अब इसका क्या मतलब होता है। नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो किसी भी कंट्री के अंदर ऑर्डिनरी रिसाइड करता है। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी का मतलब आपके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन लॉ में इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है, पर मैं आपको बहुत बड़ा मीनिंग तो नहीं समझा सकती, बट एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको समझा देती हूँ कि किसी भी पर्सन को अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर हमें डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए वो पर्सन प्रीवियस ईयर में उस कंट्री के अंदर 182 डेज और मोर रिसाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी चल रहा है 2024-25 वाला ईयर, ठीक है। हमें किसी की रेजिडेंसी चेक करनी है कि वो यहाँ का रेजिडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम पहले ये चेक करेंगे कि वो 2023-24 में क्या उसने इंडिया के अंदर 182 डेज और मोर उसने बिताए हैं या नहीं बिताए हैं। अगर 182 डेज से कम अगर वो यहाँ पर रहा है तो वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये लॉ कहता है, आपकी बुक्स में कहीं नहीं लिखा होगा, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल जो किसी भी कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड करता है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आप रेजिडेंट हो उसी डोमेस्टिक टेरिटरी के, दूसरा आपने अपनी बेसिक एक्टिविटीज भी उसी कंट्री से स्टार्ट कर दी है, जैसे कि पैसा कमाना, खर्च करना, जोड़ना, ये हमारी बेसिक एक्टिविटीज होती है। अगर आप ये चीजें भी उसी कंट्री से करना शुरू कर देते हो दैट मींस अब आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है, तो आप उसी कंट्री के क्या कहलाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट।
समझ आ गया यहां तक। अब इसमें भी कौन लोग नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते हैं, चाहे वो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दे तब भी। जैसे कि कोई फॉरेन टूरिस्ट है या विजिटर है, या कोई पर्सन देखो हॉलीडे छुट्टी मनाने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है। अब देखो कोई बच्चा अगर 2 साल का कोर्स करने के लिए आ रहा है तो उसको 182 डेज से ज्यादा हो जाएंगे ना, तो क्या वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया? नहीं, उसका एक पर्पज है वहां आने का। तो वो लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस वजह से आ रहे हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो वो सारे लोग भी इंक्लूड नहीं होते हैं। उसके अलावा कोई फॉरेन स्टाफ है जो कि एम्बेसीज में काम करते हैं, वो लोग इंक्लूड नहीं होते। फॉरेन कंट्रीज के ऑफिशियल्स अगर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं होते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स भी नहीं कहलाती हैं। एज वेल एज उनके यहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वो भी उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे जहां पर ये इंटरनेशनल बॉडी सिचुएटेड है। ठीक है, क्रू मेंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा ये जो लोग हैं जो शिप्स के थ्रू इधर उधर आते जाते हैं, जर्नी होती है इनकी 6-6 महीने से ज्यादा की भी जर्नी होती है। हाँ, मर्चेंट नेवीज होते हैं जो इनकी जर्नीज कई बार 1-1 साल की होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिस कंट्री में एंटर हुई है वहां के रेजिडेंट हो गए हैं, नहीं, इनका काम है, वो काम के पर्पज से जा रहे हैं, कमर्शियल पर्पज से जा रहे हैं, या कोई सीजनल वर्कर है, बॉर्डर पे काम करने वाले वर्कर्स हैं जो सुबह शाम वहां पर आते जाते रहते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो वो सभी लोग उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जिस कंट्री में वो रह रहे होंगे, प्लस जहां पर उन्होंने अपनी बेसिक एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी होगी। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। पहले फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट के नाम से आ जाए तो भी सेम चीज है, बस उसको आप पेमेंट की साइड से लिख देंगे, अदरवाइज चीज तो सेम है। फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि हाउस होल्ड्स फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं फॉर द फैक्टर सर्विसेज। बदले में फर्म की तरफ से हाउस होल्ड्स के पास जाती है फैक्टर इनकम। उन्होंने कुछ काम किया तभी तो वो पैसा मिला ना उनको जी। सो फैक्टर इनकम के लिए हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर इनकम आप तभी कमा पाते हो जब आप क्या प्रोवाइड करोगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस फॉर्म में? फैक्टर सर्विसेज की फॉर्म में। तो जब ये कॉन्सेप्ट होगा तो ही फैक्टर इनकम जनरेट की जाएगी। कहां से कहां पर? हाउस होल्ड्स देते हैं फर्म को क्या? फैक्टर सर्विसेज, और इन्हीं फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स देती हैं हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम। ठीक है, बट अगर मैं ट्रांसफर इनकम की बात करूं तो ट्रांसफर इनकम आपको रिसीव हो जाती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। देखो यहां पर आप प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बट इधर कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। अब भाई ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? अगर मैं फैक्टर इनकम के एग्जांपल की बात करूं तो यहां तो आपको पता है कि ये होता है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, ये तो पता है हमें। बट वहीं पे अगर ट्रांसफर इनकम की बात करें, ये एक ऐसा पैसा है जो आपने कमाया नहीं है, आपने इसके बदले में किसी भी तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। तो ये कौन से होते हैं? जैसे कि ओल्ड एज पेंशन्स। स्कॉलरशिप्स की भी अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप्स भी इसी के अंदर ही आती है। ठीक है, जिसके अंदर आपने कोई सर्विस नहीं दी है, आपको ऑनर करने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए एक तरीके से स्कॉलरशिप दी जाती है। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक अर्न्ड कॉन्सेप्ट है। आपने यहां पर पैसा कमाया है, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक रिसीट कॉन्सेप्ट है। यहां पर सिर्फ आप पैसा रिसीव कर रहे हो। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर की दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। देखो ये बायलेटरल है, बायलेटरल होता है। बायलेटरल मतलब एक तरफ देखो हाउस होल्ड्स पहले फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो बदले में फैक्टर इनकम आ रही है ना, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यूनिलेटरल है, यानी कि वन साइडेड है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ दोनों में से किसको हमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करना चाहिए? फैक्टर इनकम को। ठीक है, तो ये इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी, और इसको आप नहीं इंक्लूड करते किसी में भी।
ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्योंकि एक हमारी कमाई हुई इनकम नहीं है, इसलिए इसको कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी। एक मिनट, जरा मैं ब्रेक लूंगी। तुम्हारा हाँ जी, चलो नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड क्या होते हैं? सबसे पहले दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो गुड्स जो या तो कंजप्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बट इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं बात करूं, सो दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर द रीसेल, यानी कि हमने इनको खरीदा इसलिए क्योंकि हम इनको आगे क्या करना चाहते हैं, रीसेल करना चाहते हैं, और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, या हम इससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि यहाँ पर चेंजेस है, हमने सामान इसीलिए खरीदा है क्योंकि हमें उसको फर्दर रीसेल करना है या उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या चीज नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी? देखो, जब एक ब्रेड पकौड़े वाला ब्रेड पकौड़ा बेचेगा, तो सपोज करो वो उस ब्रेड पकौड़े को 25 रुपए का बेचता है, ठीक है, और उस 25 रुपए के ब्रेड पकौड़े में उसने 4 रुपए की ब्रेड इस्तेमाल की थी, और बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, मैं मानकर चल लेती हूँ, चलो 12 रुपए का उसने वो इस्तेमाल किया, टोटल उसके 16 रुपए की कॉस्ट आई। क्या ये 25 रुपए में 16 रुपए इंक्लूड नहीं होंगे? और इस 16 में क्या वो 4 रुपए ब्रेड के इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो क्या मैं बार बार पहले मैं ब्रेड की कॉस्ट को अलग ऐड करूं, फिर 25 रुपए अलग ऐड करूं? तो ये तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी ना। एक ही चीज को आप 2 बार काउंट कर रहे हो। आपने जब ब्रेड खरीदी आपने तब भी उसको काउंट कर लिया, जब आपने ब्रेड पकौड़ा बेचा आपने तब भी उसको काउंट कर लिया, तो ये तो डबल काउंटिंग हो गई ना। तो यहां पर ये कंक्लूजन निकला कि हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को ही इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम दोबारा इंक्लूड नहीं करते, कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ना नेशनल इनकम ना ही डोमेस्टिक इनकम, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। वैल्यू एडिशन किस में हो रहा है भैया? ये तो रेडी टू यूज है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन हमें नहीं करना है। बट इंटरमीडिएट गुड्स रेडी टू यूज नहीं होते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन हमको करना पड़ता है। प्रोडक्शन बाउंड्री ये क्रॉस कर चुके हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री ये सब काम हो चुका है इनके अंदर, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है कुछ भी करने की। बट these are still within the production boundary, अभी भी इनके ऊपर प्रोडक्शन का काम चल रहा है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक मिल्क कोई हाउस होल्ड खरीद के लेकर आता है, लेकिन वही मिल्क अगर कोई डेयरी शॉप वाला खरीद के लेकर आया तो भाई उसका तो काम है ना आगे दूध बेचने का, लेकिन आप तो अपने घर में खरीद के लेकर आए हो, क्यों? क्योंकि आपको कंजप्शन करना है उसका। इसी तरीके से एक मोबाइल फोन एक स्टूडेंट खरीद के लेकर आता है तो वो अपने इस्तेमाल के लिए खरीद के लेकर आया है, लेकिन वही मोबाइल फोन अगर एक मोबाइल डीलर खरीद के लेकर आता है तो वो किसने लेकर आया? क्योंकि उसको फर्दर आगे बेचने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स हमारे, पहला टाइप है कंजप्शन गुड और दूसरा है कैपिटल गुड्स। देखो, कंजप्शन गुड्स का मतलब है जिसको आप, जो रेडी टू यूज है, जिसको आप अपने मतलब अल्टीमेट कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बट कैपिटल गुड्स वो गुड्स होंगे जो फर्दर प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारा राजू है वो समोसे तलता है, वो जिस कढ़ाई में समोसे तलता है वो कढ़ाई क्या है? उसकी कैपिटल गुड है। जब आप फाइनल गुड के बारे में सोचेंगे ना, तब आपको ये देखना है कि आप उस चीज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। एक प्रोड्यूसर भी फाइनल गुड्स यूज करता है, तो अगर वो फाइनल गुड यूज कर रहा है जो कि रेडी टू यूज है, जिसके अंदर वो अपने बिजनेस के अंदर ही भले उसको इस्तेमाल कर रहा हो, उसके अंदर उसको फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ रहा है, तो उसके लिए कंजप्शन गुड्स हैं। देखो, आप फाइनल गुड को सिर्फ सोचते हो कंज्यूमर्स के साइड से, सिर्फ कंज्यूमर्स के साइड से मत सोचो। और अगर इसको थोड़ा सा मैं और आसान करूं तो कंजप्शन आप कंज्यूमर के साइड से सोच लो और कैपिटल को प्रोड्यूसर्स की साइड से सोच लो। ऐसा कर लो इसको इजी कि फाइनल गुड्स 2 तरीके के होते हैं, कंजप्शन और कैपिटल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कंजप्शन और कैपिटल में से कौन से गुड्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे? कैपिटल। और प्रोडक्शन प्रोसेस करेगा कौन? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर ना। तो बस इसी से आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जब हम कंजप्शन गुड्स की बात करेंगे तो यहां हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं,
कि फाइनल गुड्स के अंदर कंजप्शन गुड्स वो गुड्स हैं जो बिल्कुल रेडी टू यूज है फाइनल कंजप्शन के लिए, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फर्दर आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो। वहीं पे कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो हमने खरीदे तो है खुद के इस्तेमाल के लिए, जिसको हम आगे बेचेंगे तो नहीं, बट उसका इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन आर प्रोडक्शन प्रोसेस हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए कंजप्शन गुड्स कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं और कैपिटल गुड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोड्यूसर्स को। समझ आ गया यहां तक? ठीक है। डायरेक्ट डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिराइव डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसमें ना कुछ हमें टर्मिनोलॉजी है जो समझनी है, मतलब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको न्यूमेरिकली देखने को मिलेंगी, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, सपोज आप एक गाड़ी खरीद के लेकर आए 6 लाख रुपए की, वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उस गाड़ी को क्या हुआ कि आपने शोरूम से गाड़ी लेकर ही आए थे और रास्ते में अचानक से कोई उसको टच करके चला गया। ठीक है, 6 लाख की गाड़ी आपने शोरूम से खरीदी, अपने घर पे लेकर आकर आप खड़े हुए, लेकिन रास्ते में आते हुए उसके ऊपर टच हो गया थोड़ा सा। अब आपने सोचा क्या टच हो गया, हमें नहीं चाहिए अभी गाड़ी, हमें बेचनी है। अब आप उसे बेचने के लिए अगर मार्केट में निकालोगे, आपने प्राइस बोल दी 6 लाख, क्या 6 लाख में बिक जाएगी? नहीं। कितने की बिकेगी? नहीं, बिल्कुल 1 लाख मत गिराओ यार, अभी 5.5 लाख तक की बिक जाएगी। वैल्यू कम हो गई, क्यों? खरोच लग गई है। दिस इज नोन एज वियर एंड टियर। ठीक है, और हो सकता है 1 साल हो गया आपको गाड़ी इस्तेमाल करते करते, तो वो भी विद द यूसेज ऑफ टाइम भी चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। अगर एक गाड़ी आप खरीद के लेकर आए, उसका 1 महीने बाद एक नया मॉडल अगर लॉन्च हो गया, तो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? तो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये रीजन होते हैं कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट का इस्तेमाल करते हैं, या समय के साथ साथ, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू डाउन चली जाती है, यानी कि फॉल हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। आपको तो पता ही होगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इसी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। कि हमने अपनी गाड़ी 6 लाख की खरीदी थी, बट आज उसकी कीमत अगर 5 लाख रुपए है, तो ये जो आपने 1 लाख रुपए कम की है, वो आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो 6 लाख थी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, 1 लाख हुआ डेप्रिसिएशन, और 5 लाख हुई उसकी नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बस ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग द अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन से पहले की जो वैल्यू है, बेसिकली जो आपने एडिशन किया अपनी कैपिटल में, वो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअल एडिशन का मतलब क्या है? एक्चुअल में आपको कितना पैसा दे रही है वो? 5 लाख ना, तो वो जो 1 लाख आपने डिडक्ट किया, वो क्या था? आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया? उसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ग्रॉस माइनस नेट। उसके बाद एक टर्म और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे यहाँ पे एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? आपको यहाँ पर एनआईटी के नाम से भी एक चीज देखने को मिलेगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब आप यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो उस टाइम पे आपको एनआईटी की जरूरत पड़ेगी। तो वो होती क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्स जो कि गवर्नमेंट लगाती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या कह सकते हो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज। अब हमने आईटी तो समझ लिया कि क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो अपना सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। ठीक है, जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस को इंक्रीज करते हैं, वहीं पर सब्सिडीज उसी प्राइस को डिक्रीज करती है। ठीक है, जो आपकी सब्सिडी है वो आपकी एक तरीके की ट्रांसफर पेमेंट भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको टर्म देखने को मिलेगी वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, जिसका फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। अब ये फैक्टर इनकम क्या है? अभी तो पढ़ के आ चुके हैं हम पीछे कि फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है। जो भी पैसा हमारा देश कमाता है बाहर से, प्लस हमें भी कुछ पैसा ऐसा होता है फैक्टर इनकम के नाम का जो बाहर पे करना पड़ता है फैक्टर पेमेंट्स के टर्म्स में, तो उन दोनों का नेट इफेक्ट होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते टाइम आपका फीफा ज्यादा है फीटा से,
यानी कि बाहर से पैसा ज्यादा आया है और आपने फैक्टर इनकम कम पे करी है, तो आपका NFIA पॉजिटिव आएगा। बट वहीं पर अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो कम है लेकिन टू अब्रॉड ज्यादा है, यानी कि पैसा हमने ज्यादा भरा है बाहर, तो इन दैट केस NFIA नेगेटिव होएगा। दोनों अगर बराबर आ गए तो जीरो। अब ये NFIA आता किन टर्म्स में, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। नेट कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, यानी कि सैलरी, वेजेस, चाहे वो कैश हो चाहे काइंड हो, इस फॉर्म में हम पैसा या तो दे रहे हैं या ले रहे हैं। देखो जब भी आगे नेट लिखा हो इसका मतलब वो 2 चीजों का डिफरेंस है, फ्रॉम माइनस टू, हमने जो पैसा दिया माइनस हमने जो पैसा रिसीव किया माइनस हमने जो पैसा पे किया होगा। जैसे हमने भी हो सकता है सैलरी वेजेस पे करी होंगी, या हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स ने भी वहां से सैलरी और वेजेस रिसीव करी होंगी, ठीक है। ऐसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये होता है रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में, कि आपने या तो उनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप रिसीव करते होगे इस तरीके की इनकम, या उन्होंने आपके यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे तो आपको पे करना पड़ता होगा। लास्ट वन इज रिटेन अर्निंग, नेट रिटेन अर्निंग। हो सकता है हमने वहां पर कुछ सेविंग कर रखी हो या वहां से सेविंग यहाँ पर आई हुई हो, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो किसका पार्ट बनते हैं? NFIA। देखो अब हमें पढ़ने हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको इन 8 एग्रीगेट्स के साथ डील करना है, जिसमें पहला है जैसे GDP MP में, पहला है G का मतलब होता है ग्रॉस। तो जहां जहां भी आपको G दिख रहा है वो सभी ग्रॉस है। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ी है ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। D यहाँ पे सिग्निफाई करता है डोमेस्टिक को, डोमेस्टिक इनकम की साइड से बेसिकली। P है यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है आउटपुट। MP मार्केट प्राइस, तो पूरा नाम क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसी तरीके से अगर GNP है तो ग्रॉस, अब यहां पर N होता है नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड वन इज, अब पहला N क्या होता है? पहला N होता है नेट। जैसे इधर पहला है G ग्रॉस, तो वो क्या है? नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब FC क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये दोनों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन बोले कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर कभी क्वेश्चन बोले नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो नेशनल इनकम के लिए ये कैलकुलेट करना होता है। ये इनके एग्रीगेट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आपको सीखना है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कैसे होता है? आपको मैंने अभी ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। ग्रॉस और नेट के बीच का, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो होता है डेप्रिसिएशन। कि अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है या नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन आपके लिए वो एक लिंक है। तो अगर आपको कभी भी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा तो आप करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, बट वहीं पे अगर आपको नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा तो आप करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। ये बात समझ आ गई? पक्का? दूसरा कन्वर्जन जो आपको सीखना है वो सीखना है नेशनल और डोमेस्टिक में, यानी कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अब आप मुझे बताओ नेशनल इनकम बड़ी होती है या डोमेस्टिक? ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल। अच्छा, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का लिंक क्या है? देखो डोमेस्टिक इनकम होती है कि जो पैसा हम अपनी कंट्री से ही कमा रहे हैं सिर्फ, बट नेशनल इनकम का मतलब होता है कि अपनी कंट्री में भी कमा रहे हैं। कुछ पैसा ऐसा होता है जो बाहर से भी आता है, हमें भी कुछ पैसा बाहर देना पड़ता है और वहां से भी कुछ आता है। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो लिंक है वो क्या है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, आपने खुद कहा कि नेशनल बड़ा होता है, तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक को कैलकुलेट करना है तो मुझे NFIA को क्या करना होगा? माइनस। बट वहीं पे अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होगा तो NFIA प्लस। यहां तक बात समझ आ गई है? नेक्स्ट आपको कन्वर्जन सीखना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। अब देखो मार्केट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस प्राइस पे आप मार्केट में अपना सामान बेच रहे हो, और कभी अगर आपने सामान की MRP के नीचे देखा हो तो लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, ठीक है। दैट मीन्स कि मार्केट प्राइस में हमेशा टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। वहीं पे फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज करे हैं उनकी कॉस्ट क्या है,
ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसी बेसिस पर कि मार्केट प्राइस बड़ा है या फैक्टर कॉस्ट? बिल्कुल मार्केट प्राइस बड़ा है। और अभी मैंने आपको बोला कि मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो दैट मींस इनके बीच का जो लिंक है वो है एनआईटी। याद आया? तो ये मैंने एनआईटी आपको पढ़ाया था। और एनआईटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एनआईटी को कैलकुलेट करते हैं आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो अब आपको मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो एनआईटी को आप क्या करेंगे? माइनस। लेकिन वहीं पे अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? एनआईटी को प्लस। समझ आया? ये 3 कन्वर्जन अगर आपने सीख लिए तो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक एग्रीगेट दे रखा होगा, आप उससे सारे एग्रीगेट निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी भी, बट पहले एक बार फिर से इसको सम अप कर लेते हैं। ग्रॉस और नेट के बीच का लिंक क्या है? ग्रॉस से क्या मतलब होता है हमारा यहाँ पे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट से भी नेट इन्वेस्टमेंट। दोनों के बीच का लिंक क्या है? डेप्रिसिएशन। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। दूसरा, नेशनल और डोमेस्टिक का लिंक होता है। अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो एनएफआईए माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए प्लस। के बाद सेकंड लिंक हमें पढ़ना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? एनआईटी। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो क्या करेंगे? एनआईटी को माइनस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए प्लस। क्लियर? चलो अब हम एक से ही सारे एग्रीगेट निकालेंगे। सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एमपी गिवन है। देखो एक एग्रीगेट तो आपको चाहिए, तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्रीगेट गिवन है, 8 होते हैं टोटली एग्रीगेट, उसमें से एक जीडीपी एमपी हमको गिवन है। अब इस जीडीपी एमपी से ही मुझे सारे कैलकुलेट करने हैं, तो मैं सबसे पहले आपको नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करके बताती हूँ। नेशनल इनकम का क्या था हमारे पास एग्रीगेट, क्या बोलते हैं उसको? हमें निकालना है एनएनपीएफसी, और हमें गिवन क्या है फिलहाल? सिर्फ जीडीपी एमपी, ठीक है। तो जो गिवन होता है उसको आप इस साइड पे लिखते हो, जीडीपी एमपी, ठीक। अब आपको कन्वर्जन करना कैसे? देखो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरा हमेशा सेम होता है, और ये लास्ट वाले आपस में कन्वर्ट होते हैं। आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। देखो इससे इधर की तरफ जाना होता है, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन डी, यानी कि देन हमें सेकंड कन्वर्जन करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए। उसके बाद तीसरा कन्वर्जन, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, माइनस एनआईटी। समझ आया? चलो अगला एक और देखते हैं। एनडीपीएफसी, ठीक है। गिवन हमारे पास है जीडीपी एमपी, ये गिवन है। चलो फिर से करते हैं। अब मैं ये एरोज नहीं बनाऊंगी। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। डी और डी सेम हो गए तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। देखो पी और पी सेम होता है, प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, माइनस एनआईटी। आया समझ? चलो एक और मैं कराऊंगी, बाकी के फिर आप करेंगे खुद। अब जीएनपी एमपी, और हमें गिवन क्या है? चलो अब मैं कह देती हूँ गिवन है मुझे एनएनपीएफसी, थोड़ा चेंज करते हैं। अब मुझे गिवन है एनएनपीएफसी। अब नेट को ग्रॉस में चेंज करना हो तो यस, प्लस डेप्रिसिएशन। एन और एन सेम हो गए, पी और पी सेम हो गए। एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है, प्लस एनआईटी। समझ रहे हैं अब आप? बस अब बाकी की आप खुद कैलकुलेट करिए और देखो कि आपको कन्वर्जन याद हुआ या नहीं हुआ। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि जो एक्चुअल आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो आज यहीं से स्टार्ट होता है इस चैप्टर के अंदर। उसके लिए हमने बेसिक पढ़ लिया है, टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली है कि किस चीज को क्या बोलते हैं। तो 3 मेथड है आपके पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। जो सबसे पहला मेथड है वो फेमस है वैल्यू एडेड मेथड के नाम से, लेकिन आप उसे प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड इस नाम से भी देख सकते हो। सेकंड मेथड है इनकम मेथड, और थर्ड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। पहले मेथड हमारा वैल्यू एडेड मेथड। हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड से, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है ये जानना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, अगर आपको दे रखा है कि हमारी इकोनॉमी ने 1000 यूनिट बनाई और 10 रुपए की 1 यूनिट है, तो आप मुझे बताइए कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट है, कितना सामान मतलब बेसिकली आपने बेच दिया।
10,000, आप कहोगे आपने 10,000 की सेल करी, ऐसे तो निकालते हैं सेल को। तो सिंपल स्टार्टिंग का तरीका वही आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि टोटल हमारी इकोनॉमी में कितना आउटपुट जनरेट हुआ है। तो उसके लिए हमने 3 चीजें देखी कि सबसे पहले कुछ तो सामान हम बेच देते हैं। देखो सामान हम अपने खुद की कंट्री में भी बेचते हैं और बाहर भी बेचते हैं। तो जब सेल्स की बात होगी तो उसमें डोमेस्टिक सेल्स भी है और उसमें एक्सपोर्ट्स भी है। फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है साल की शुरुआत में हमारे पास कुछ स्टॉक था और एंड में भी कुछ स्टॉक बचा होगा। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये रिप्रेजेंट करता है कि वो भी तो आउटपुट इस साल जनरेट किया होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपके पास 100 यूनिट्स थी ओपनिंग स्टॉक के नाम की, लास्ट में आते आते क्लोजिंग स्टॉक बचा है आपके पास 250। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना जनरेट कर लिया होगा? 150। तो ये भी तो प्रोडक्शन है, ये भी तो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में जनरेट किया गया सारा का सारा स्टॉक, सारा का सारा आउटपुट हम लोग बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ आउटपुट ऐसा होता है जो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी होता है। तो लेकिन जनरेट तो वो भी हुआ ना हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट वो कैसे कैलकुलेट होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जहां पर सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों होते हैं। समटाइम्स अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके भी आप सेल्स निकाल सकते हो। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और ये तो आपको डायरेक्टली दे रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप के बाद आते हैं सेकेंड स्टेप, वैल्यू एडेड। आपने कितना वैल्यू एडिशन किया? याद है हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े। जो खर्चा आप फाइनल गुड्स पे करते हो उसे फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है या फाइनल कंजप्शन भी कह सकते हो। जो खर्चा हम इंटरमीडिएट गुड्स पे करते हैं उसे इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहते हैं। हम जब अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें सिर्फ ये जानना है कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ। क्यों? टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, क्योंकि आपकी सेल प्राइस में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडेड होगी, तो हमें उसे सेपरेट करना होता है। इसीलिए सेकंड स्टेप बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जहां पर इंटरमीडिएट कंजप्शन का सीधा सा मतलब क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चाहे वो हमने इंपोर्ट्स किए हो तो भी, मतलब चाहे तो अपनी कंट्री में ही हमने खरीदे हो या फिर बाहर की कंट्री से खरीदे हो, परचेज तो किया है ना रॉ मटेरियल, तो वो आईसी का पार्ट होता है। इसी वैल्यू एडिट को आप जीडीपी एमपी कहोगे या फिर जीएवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और अगर इसी के बाद आपको नेशनल इनकम निकालनी हो तो अब हम सबको पता है कि नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए आपको एक एग्रीगेट मिल गया जीडीपीएमपी, तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है डेप्रिसिएशन ही वर्ड लिखा हो, वो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कैलकुलेट एनवीएफसी। अभी मैंने आपको जो स्टेप्स बताए उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था जीवीएएमपी। आपको लिंक ढूंढना है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अभी तो आपको पता है कि जस्ट हमने वैल्यू एडिट पढ़ा है तो वैल्यू एडिट का ही क्वेश्चन है, बट पेपर में आपको खुद ये एनालाइज करना होगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस मेथड का है। आप सबसे पहले तो यहाँ पे कंपोनेंट्स चेक करोगे कि क्या क्या दे रखा है आपको। सब्सिडीज दे रखा है, सेल्स है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ओपनिंग स्टॉक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं ये सेल्स इंटरमीडिएट कंजप्शन देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि ये वैल्यू एडिट का क्वेश्चन है। अब वैल्यू एडिट के क्वेश्चन में वो आपसे एनवीएफसी पूछ रहे हैं। आपको अगर कभी कुछ भी समझना है ना कि यार कैसे निकलेगा एनवीएफसी, बट आपको अगर स्टेप्स याद है, मैं कहूंगी आप सारे स्टेप्स लिख देना। एक तो स्टेप्स लिखने से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या गिवन है और क्या आप उसके अंदर कैलकुलेट कर पा रहे हो। दूसरी चीज, आपको नहीं भी आता होगा ना कैलकुलेट करना तो स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी ना समझ आए स्टेप्स जरूर लिखने आपको। तो जैसे कि अब यहाँ पर एनवीएफसी कैसे पहुंचा जाएगा आपको नहीं पता चल रहा, तो सबसे पहले मैंने पहला स्टेप लिखा यहाँ पे। पहला स्टेप क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, अब यहां पर सेल्स क्या आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल गिवन है, आपको क्लियरली दिख रही है।
चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 10 माइनस 20। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आया है वो आया है आपका 90 करोड़। एक तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप एक आंसर निकालेंगे आपने रुपीज का साइन लगाना और यहाँ पे जो डिनोमिनेशन दे रखा है वो आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है आपके पास वो होता है वैल्यू एडेड, और उसको आप बोलते हो GVAMP। अब जब आपको ये दिखेगा ना तो आपको एक लिंक समझ में आएगा कि हाँ यहां से काम बन सकता है, और फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, कितना आया था 90। इंटरमीडिएट कंजप्शन आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली है, तो इसका मतलब ये आया आपका 60 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक्चुअल में जो आपसे वो पूछ रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं NVAFC। आपके पास एक एग्रीगेट आ चुका है ना इससे मिलता जुलता, विच इज GVAMP। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, VA सेम है, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। मिल गया लिंक। अब GVAMP की वैल्यू आई है 60। डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने अभी बताया था आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। वो आपके पास 15 है। NIT है क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको NIT का फॉर्मूला ही बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस है कितने के? 5 और सब्सिडीज 1। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया आपका 41 करोड़। ये आपने क्या कैलकुलेट किया? NVAFC। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमारा होता ही फर्स्ट स्टेप है, आपसे फर्स्ट स्टेप पूछ लिया गया है। अब बाकी सब चीजें दे रखी हैं, सब्सिडीज है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, नेट एडिशन टू स्टॉक है, डिप्रिसिएशन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, लास्ट में एक नई चीज सी है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब उन्होंने आपको लास्ट का स्टेप दिया लेकिन निकालना आपको फर्स्ट स्टेप है। अब आपको यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब देखो अगर आपको फिर से वही मैं बात कहूंगी कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से स्टेप्स को लेकर चले, आप अपने स्टेप्स स्टार्टिंग से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कि आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना, जिसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब आपको ये बात पता है कि आपको सबसे पहले ही चीज कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब इजीली फर्स्ट स्टेप में तो कैलकुलेट होगी नहीं। सेकंड स्टेप भी हम यहां पर लिख कर रखते हैं विच इज वैल्यू एडेड, जिसको आप क्या बोलते हो? GVAMP। ठीक है, GVAMP निकाला जिसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यही GVAMP आपको यहां तक लेकर जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी NVAFC की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर भी अब लिख देती हूं NVAFC कि अगर आपके पास GVAMP है तो NVAFC आप कैसे निकालोगे? तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, VA सेम, MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT। ठीक है, तो हम लास्ट के स्टेप से स्टार्टिंग करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में NVAFC कितना है? 250। GVAMP हमें चाहिए ऊपर के स्टेप को सॉल्व करने के लिए। डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन है 30। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है बट निकाल सकते हैं। IT माइनस सब्सिडीज। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, GST आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है 20 और सब्सिडीज कितने की है? 10। तो यहां पर GVAMP माइनस 30 माइनस 10। ठीक है, तो यहां पर ये आया 250 इज इक्वल्स टू GVAMP माइनस 40। तो GVAMP 250 प्लस 40 करेंगे आप, तो ये आ गया आपके पास 290 करोड़। GVAMP आ चुका है 290। फिर यहां पर आपने लिखा 290 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें निकालना ही है। इंटरमीडिएट कंजप्शन है हमारे पास 150, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 290 प्लस 150, ये हो गया आपका 440 करोड़। अब इनकम मेथड के अंदर अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप एक चीज ध्यान रखना कि तीनों मेथड में ना आपको एग्रीगेट ध्यान रखना है कि आप कौन सा बना पा रहे हो। जैसे कि जब हमने वैल्यू एडेड मेथड किया उसमें आपका एग्रीगेट बन रहा था GDP-MP, जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। फिर कि अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड पूछा गया है और उसके अंदर आपसे कोई भी एग्रीगेट दूसरा आपको निकालने के लिए आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां से हमें GDP-MP मिलता है।
इसी तरीके से इनकम मेथड से आपको मिलता है एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी को ही आप डोमेस्टिक इनकम भी कहते हो। अगर कभी आपसे पूछे कि डोमेस्टिक इनकम निकालो बाय यूजिंग इनकम मेथड, तो सीधे आपको एनडीपीएफसी निकालना है, ठीक है। अब निकालते कैसे इनकम की साइड से, हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं एनडीपीएफसी के। पहला कंपोनेंट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा कंपोनेंट है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, बट हम मेन चीज देखेंगे कि मेन क्या है, कि आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से कॉम्पेंसेट करते हो। या तो आप उन्हें वेजेस देते हो या आप उन्हें सैलरी देते हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। उसके अलावा समटाइम्स जो एम्प्लॉयर होता है, इस वर्ड पे थोड़ा ज्यादा गौर दीजिएगा, कि एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करता है। अब क्वेश्चन के अंदर कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पे एम्प्लॉयज लिख देंगे। देखो, अपने पीएफ के अंदर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। हमें कौन से वाला लेना है, एम्प्लॉयर वाला। अगर कभी क्वेश्चन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन लिखे तो वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आप देखते हो कि आप कितने इनकम जनरेट कर पा रहे हो फ्रॉम द प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां पर आते हैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। समटाइम्स प्रॉफिट ना देकर उसके भी अंदर के कंपोनेंट्स दे देते हैं, तो वो आपको सम अप करने होंगे, जिसके अंदर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि प्रॉफिट को आप किस किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, या कुछ पैसा अगर आप सेव कर रहे हो, लाइक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा है, रिटेन अर्निंग लिखा है या सेविंग्स लिखा है, तो बात एक ही है। आपको सबसे पहले तो मेन कंपोनेंट ही ढूंढना है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में सीधे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो आपको ये यूज करना है। ये नहीं देंगे तो अंदर की तरफ जाएंगे कि आगे के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अंदर की चीजें ढूंढनी है, ठीक है। लास्ट में जो चीजें कहीं नहीं आई वो यहाँ आती है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और अपने उस छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट से, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से वो कुछ पैसा कमाते हैं। जैसे कि एक मोची, एक कॉबलर है, उसका पैसा, एक कारपेंटर है, उसका पैसा, उसकी इनकम, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम मिलेगा। अब वो फिर उसके बाद कुछ भी पूछ ले आपसे, अगर उन्होंने नेशनल इनकम पूछा है तो इसका मतलब आपको निकालना है एनएनपीएफसी। कैसे निकालोगे, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर एन सेम है, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस एनएफआईए, एफसीएफसी सेम, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम, देखो क्वेश्चन ना कभी भी आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि आपको कौन से मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। मे बी कभी लिख भी दे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि कभी वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स जो अवेलेबल है उसकी हेल्प से आप किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स अब तक आपने नहीं पढ़ा कहीं पर भी, नेट एक्सपोर्ट्स, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रिटेन अर्निंग दिख रही है, ये कुछ आपको देखे देखे से कंपोनेंट लग रहे होंगे। कौन से मेथड से, इनकम मेथड, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि इनकम मेथड के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है बाय द इनकम मेथड, तो कौन सा एग्रीगेट बनता है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एनडीपीएफसी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है एनडीपीएफसी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। पहले आपको मेन कंपोनेंट ही ढूंढना है। क्या आपको यहां पर क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिख रहा है, क्लियरली हमारे पास है यहाँ पर 800, तो यहां पर आपने लिखा 800। ऑपरेटिंग सरप्लस दिख रहा है कहीं, कहीं नहीं दिख रहा, तो अंदर के कंपोनेंट्स पे जाएंगे। अंदर के कंपोनेंट्स में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट 600। हालांकि प्रॉफिट के अंदर के भी कंपोनेंट्स गिवन है, जैसे कि नेट रिटेन अर्निंग है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो ये नहीं कि आप इन्हें भी ऐड कर रहे हो, नहीं, इस प्रॉफिट में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है, तो आपको दोबारा नहीं लिखने हैं, ठीक। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम आपको दिख रही है 900, ठीक है, ये आया आपका 3100 करोड़। अब हमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी के लिए एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, ये हो गया आपका 3100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 50 है, तो आपको यहां लिखना है माइनस का 50, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 3050 करोड़। बताइए
कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तो ठीक है, आप सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो जो आपको बिल्कुल डायरेक्टली सब कुछ चीजें दे, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए जहां पर कुछ मेन कंपोनेंट्स आपको कैलकुलेट करने हो। ठीक है, तो अगर इस वाले क्वेश्चन में देखो तो आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा गया है, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से मेथड में आता है। इनकम मेथड में। ठीक है, जब हम एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और मिक्स्ड इनकम है। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो अभी फिलहाल अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे निकलेगा, आपको ये तो पता है ना कि ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से फॉर्मूला में आता है, एनडीपीएफसी में आता है। कैसे? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। जो जो चीजें गिवन है वो सब चीजें लिख दो, जैसे कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्लियरली गिवन है 800, आपने यहां लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हम निकालना ही चाहते हैं। मिक्स्ड इनकम दिख रहा है कहीं? बिल्कुल लास्ट में है 400। अब अगर एनडीपीएफसी भी मिल जाता तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता, बट एनडीपीएफसी तो है ही नहीं। कोई तो एक एग्रीगेट मुझे मिले जिससे मैं एनडीपीएफसी निकाल सकूं, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे सेल्स, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये सब चीजें दे रखी हैं। कहीं ना कहीं ये हमने पढ़ा है, कहां? वैल्यू एडेड मेथड में। तो जरा एक बार वैल्यू एडेड मेथड की तरफ नजर डालते हैं। हमें पता है कि वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, कैसे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, याद आ रहा है कुछ? प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी था उसके अंदर। अब यहां पर आपके पास क्वेश्चन में सेल्स है कितने की? 4000 की, पर क्या चेंज इन स्टॉक है आपके पास क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी? नहीं है, तो आप यहां पे 0 लिखोगे। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया यहां से कितना? 4000 करोड़। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? आप निकालते हो वैल्यू एडेड, और इस वैल्यू एडेड को आप क्या बोलते हो? जीडीपी एमपी। याद आया? जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपके पास 4000 का वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है 600 का, तो आपके पास जीडीपी एमपी की वैल्यू आ चुकी है 3400 करोड़। ठीक, अब आपके पास जीडीपी एमपी है तो क्या उससे आप एनडीपीएफसी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। तो यहीं से आपको रास्ता मिला कि आपको चाहिए एनडीपीएफसी, आपको गिवन है जीडीपी एमपी, तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डी और डी सेम, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। अब जीडीपी एमपी आपके पास 3400 डेप्रिसिएशन है आपके पास कितने का? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो है आपके पास 200। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको क्लियरली गिवन है 500। तो आपके पास एनडीपीएफसी की वैल्यू कितनी आई? तो एनडीपीएफसी की वैल्यू आ चुकी है 2700, जिसे आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको आपका ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियरली दिख रहा होगा 2700 माइनस 1200, तो ये आ चुका है आपका 1500 करोड़। बताइए क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था? जहां पर आपने वैल्यू एडेड मेथड का भी यूज किया और वैल्यू एडेड के हेल्प से आप इनकम मेथड का आंसर निकाल पाए हो, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, 6 नंबर तक में पूछा जा सकता है। देखो अब हमारे पास हमारा थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। हमने वैल्यू एडेड से सीख लिया कि सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा था, वहां से जीडीपी एमपी मिलता है जिससे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड मेथड था इनकम मेथड, जहां से हमने इनकम की साइड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, वहां से एग्रीगेट मिला था एनडीपीएफसी, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही होती है सीधे सीधे। थर्ड हमारे जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो खर्चों की साइड से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करके बताएगा, और यहाँ जो हमारा कंपोनेंट बनता है उसे बोलते हैं जीडीपी एमपी। पहला कंपोनेंट तो यही है, बट थोड़ा सा कुछ चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो जीडीपी एमपी अगर आपको निकालना है तो आपको क्या क्या ऐड करना है? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि अलग अलग सेक्टर से जो भी एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स हैं उन सभी को ऐड ऑन करके हम अपना जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स ये सब आपको इजीली दिख जाएंगे क्वेश्चन में, आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। ये जो तीसरा कंपोनेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन में पहली बात यहां पर ग्रॉस की जगह पर अगर आपको नेट दिखाई दे तो आप यहां पे जीडीपीएमपी नहीं एनडीपीएमपी लिखोगे। पहली बात तो आपको ये नोट करनी है। अगर कभी भी ये ग्रॉस की जगह पे क्या दिख रहा है, नेट में दिख रहा है, तो या तो भाई आप इसे ग्रॉस बना लो, फिर आप इसे पहले ग्रॉस बनाओ और यहाँ पे फिर जीडीपीएमपी कैलकुलेट करो। बट इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे नेट दिखता है तो यहाँ पे कंपोनेंट भी क्या बनेगा, एनडीपीएमपी। दूसरी चीज, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके अंदर दो चीजें आती है। इसके अंदर दो चीजें होती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। अगर क्वेश्चन सीधे सीधे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख देता है तो आपको चेंज इन स्टॉक नहीं लिखना होता। क्या आपको क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज इन स्टॉक दिख रहा है? नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसका मतलब उसके अंदर ये दो कंपोनेंट इंक्लूडेड है। बट अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह इस तरीके से लिखा हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है? सिंपली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो समटाइम्स वो अंदर के कंपोनेंट्स भी दे देते हैं, तो हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए कि कब कहा क्या चीज किसके अंदर आती है। ठीक, एक बार फिर से समझा रही हूं, जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट यहीं पे अगर डोमेस्टिक की जगह पर फिक्स्ड लिख दिया तो चेंज इन स्टॉक इंक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों का समेशन होता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अगर कभी क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दे दिए तो, अगर नेट इंपोर्ट्स दे दिए तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा नहीं, आएगा। बट एक्सपोर्ट्स अगर प्लस हो रहे हैं तो नेट इंपोर्ट्स आपने क्या कर देने हैं, माइनस। ठीक है। जीडीपी एमपी आपको मिल गया तो अब उससे आप एनएनपीएफसी निकाल ही सकते हो। कैसे? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एलएफआईए, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। क्लियर? अच्छा, जब मैंने यहाँ पे आपको बताया नेट एक्सपोर्ट्स तो उसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है। अब देखो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अगेन कोई मेथड नहीं लिखा है कि कौन से मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, बट कंपोनेंट साफ साफ बता रहे हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेथड है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, एक एग्रीगेट हमें चाहिए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड से बनता कौन सा एग्रीगेट है, जीडीपी एमपी। बट मैंने आपको बोला था कि जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो थर्ड कंपोनेंट देखना सबसे पहले। पहले तो फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। अब थर्ड कंपोनेंट ग्रॉस है या नेट, पहले ये चेक करना है। तो ढूंढो जरा थर्ड कंपोनेंट आपको। नेट डोमेस्टिक है। हाँ, आपको जो थर्ड कंपोनेंट है वो नेट दे रखा है, इसका मतलब जीडीपी एमपी नहीं, हम लिखेंगे इसे एनडीपीएमपी। ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला बनता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, अब यहां पर भी ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब इसके अंदर चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड होगा। तो सिंपली हमें यही यूज करना है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 400, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है 100, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 80 और नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं आपके पास? 40। तो एनडीपीएमपी कितना आया भाई? 620, और ये करोड़ में था तो 620 करोड़। आपको बनाना है लेकिन एनएनपीएफसी, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो नेटो नेट तो सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करोगे, एनएफआईए, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी।
तो 620। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, देखो आपके पास माइनस की 10। उसके बाद एनआईटी अगर आप देखें तो ये है आपके पास 60। तो ये आ चुका है आपका 550 करोड़। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है पहले मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज आपको समझानी थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द जीएनपीएफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे नेशनल इनकम ही पूछा जाए, वो कोई भी कंपोनेंट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि हमें तो जीडीपी एमपी बनाना होता है सबसे पहले। बट एज पर द फॉर्मूला थर्ड कंपोनेंट ढूंढना है, ग्रॉस है या नेट है। तो यहाँ तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस दे रखा आपको थर्ड कंपोनेंट, इसका मतलब बनेगा जीडीपी एमपी। तो फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब यहां पर थर्ड कंपोनेंट है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है? फिक्स्ड है, और जहां फिक्स्ड आएगा वहां चेंज इन स्टॉक इंक्लूड करना है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक, अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1440 दे रखा आपको, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 490 है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास 250, चेंज इन स्टॉक अगर देखें तो 30 है, और नेट एक्सपोर्ट्स -30 है, तो -30 लिखेंगे। तो जीडीपी एमपी कितना आया आपका, तो ये आ गया आपका 2180 करोड़। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना क्या है, जीएनपीएफसी है क्या आपके पास, जीडीपी एमपी। ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, डोमेस्टिक को नेट में डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, एमपी को एफसी में करने के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी आया 2180, एनएफआईए कितना आपके पास 20 प्लस करेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर भी, आपको यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड लिखा है, फ्रॉम नहीं लिखा। अगर फ्रॉम लिखा होता तो मैं एज इट इज +20 कर देती, बट क्योंकि यहाँ पर टू अब्रॉड लिखा है तो इसका मतलब ये माइनस का 20 है। ठीक है, और एनआईटी हमारे पास 40। तो बताइए जीएनपीएफसी कितना आया हमारे पास, तो ये आ गया हमारा 2120 करोड़। ठीक है, तो बस कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। हमने तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीख लिया है कि तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, आपको ना एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो समटाइम्स न्यूमेरिकल की चॉइस में क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर आपको ट्रांजैक्शन दे रखी होगी और वो पूछेंगे कि क्या ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे पहला जो सही तरीका है या सबसे इजीएस्ट मेथड है वो ये कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स में जैसे इनकम मेथड है, अब इनकम मेथड में हम लोग क्या ऐड करते हैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं टाइम, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें क्या आता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जिसमें आप लिखते हो सैलरी वेजेस, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो उन्होंने यही लिख दिया सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। तो आपका आंसर क्या होगा, इंक्लूड होगा ना। ये आपको कैसे पता चला, आपने फॉर्मूले में पढ़ा है। तो जिन जिन चीजों को आप डिफरेंट मेथड से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, आपने जिन चीजों को वहां पर ऐड किया, इसका मतलब वो सारी चीजें नेशनल इनकम में ऐड होंगी। और जिनको आप माइनस कर देते हो, जैसे याद है आप एनआईटी निकालते टाइम आईटी माइनस सब्सिडीज करते हो, सब्सिडीज को माइनस करते हो ना, तो इसका मतलब सब्सिडीज कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती। तो जिन चीजों को आप माइनस कर रहे हो दैट मींस वो उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, एनएनपीएफसी का कंपोनेंट बनाते हैं टाइम जिन चीजों को आप डिडक्ट करते हो वो पार्ट नहीं होता है, और जिनको आप ऐड करते हो वो पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो नेशनल इनकम, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं
क्या क्या इंक्लूड करोगे? सबसे पहले चेंज इन स्टॉक। आप याद करो, पहला ही हमारा स्टेप होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। इसका मतलब जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो चेंज इन स्टॉक इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन फॉर गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड कंपोनेंट लिखा हुआ है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, हम अपना खुद का भी प्रोवाइड करते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी फैक्टर अगर हम अपना खुद का प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बिजनेस पर्पस के लिए आप अपनी खुद की जमीन का इस्तेमाल करते हो, आपने किसी और की जमीन हायर नहीं की, रेंट पे नहीं ली, आपने अपनी जमीन का इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे में वो जो रेंट है वो आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड करोगे, क्योंकि अगर आप किसी और की लैंड का इस्तेमाल करते तो आप उसे रेंट भरते ना, आपका खर्चा होता, बट वो खर्चा आपका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने अपनी खुद की जमीन इस्तेमाल करी, या आप अपनी खुद की जमीन किसी और को दे देते तो आपके पास रेंट आता ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वो लैंड प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट कर रही है ना, तो आप वो वाला रेंट भी इंक्लूड करोगे। तो इन्होंने यही बोला है कि कभी भी अगर हम अपना खुद का घर यानी कि खुद की जमीन का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या हम नहीं काउंट करते यहाँ पर? इंटरमीडिएट गुड्स। 2 तरीके के गुड्स होते हैं ना, फाइनल और इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूडेड होता है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। एक कार खरीदी, एक कार का प्रोडक्शन हुआ, जब प्रोडक्शन हुआ होगा पहली बार जब वो कार खरीदी गई होगी तो उसकी वैल्यू इंक्लूड हुई होगी। अब उसके बाद उस कार को कहीं और दोबारा से बेच दिया गया, किसी और ने उसको खरीदा, अगर मैं दोबारा से उसकी कॉस्ट को फिर से लिख दूंगी तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और डबल काउंटिंग हमें नहीं चाहिए नेशनल इनकम के अंदर। तो एक ही बार आप किसी भी गुड के प्रोडक्शन पे एक ही बार उसकी वैल्यू को ऐड किया जाता है। लेकिन अगर उसी सेकेंड हैंड गुड के ऊपर कोई कमीशन दी गई है, कोई ब्रोकरेज दी गई है, तो वो इंक्लूड होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल एसेट का सेल एंड परचेज हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट से क्या समझते हो आप? नहीं, फाइनेंशियल एसेट, बिल्डिंग कैसे हो गई फाइनेंशियल एसेट? वो फिजिकल एसेट हुआ ना। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स मतलब हमारे स्टॉक्स वगैरह, क्योंकि ये जस्ट पेपर वर्क है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है जब आप कोई भी शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदते या बेचते हो। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होता है। अगर कोई सर्विस दी जा रही है सेल्फ कंजप्शन के लिए, सर्विस का प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गए वैल्यू एडेड के अंदर। अब उसके बाद इनकम मेथड में क्या इंक्लूड करते हो? फिर से वही वाली बात कि अगर आप अपनी खुद की सर्विस इस्तेमाल करते हो अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, तो खुद को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करोगे आप उसको लिखोगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स अगर बेचे जा रहे हैं, इनकम हो रही है, तो वो इंक्लूड नहीं होगी, सेल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन उस सेल वैल्यू के ऊपर अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, क्या एक्सक्लूड करोगे? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है वन साइडेड इनकम, जिसके लिए आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है। ठीक है, किसी तरीके का आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है तो ट्रांसफर इनकम कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होती है। उसके अलावा सेकेंड हैंड गुड्स से आने वाली इनकम, फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम, वो नहीं इंक्लूड होगी। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? विंडफॉल गेन्स, लॉटरी का पैसा, सट्टेबाजी, यानी कि जितना भी मैं कहूं 2 नंबर वाले इनकम्स होती है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। किसी भी तरीके का ऐसा विंडफॉल गेन्स यानी कि जो आप विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी और जिसको कहीं ना कहीं लॉ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके लिए कोई प्रोविजंस भी नहीं है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई आपकी पास सेविंग्स थी, उससे आपने कोई पेमेंट करी है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पास सेविंग्स ऑलरेडी पिछले साल या जिस साल की भी वो सेविंग रही होगी तब इंक्लूड हो चुकी होगी। लास्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अगर वही फिर से आपने अपने ही फैक्टर का इस्तेमाल किया प्रोडक्शन के लिए, उसके ऊपर खर्चा किया, तो वो खर्चा इंक्लूड करोगे। सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने के लिए अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन थी उसके ऊपर, तो वो तो इंक्लूड होगी, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड नहीं होंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स भी इंक्लूड नहीं होंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी इंक्लूड नहीं होंगे। कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, कभी अगर ये आता भी है तो कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक तो ये ऑनर ऑक्यूपाइड वाला, इंप्यूटेड वैल्यूज वाले, जहां पर आप खुद का फैक्टर यूज कर रहे हो। ब्रोकरेज और कमीशन वाला पॉइंट सब जगह है।
सेकेंड हैंड गुड्स, फाइनेंशियल एसेट्स वाला पॉइंट सब जगह है। तो एटलीस्ट ये जो कॉमन पॉइंट्स है ये तो आपको याद रखना ही है, कि अगर आपको बाकी कुछ याद नहीं रहा इतना लिख देना, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बिल्कुल लास्ट के 2 टॉपिक्स रह गए हमारे, जीडीपी डिफ्लेटर और दूसरा है जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डिफ्लेटर आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक हो चुका है, पहले इसको नहीं इतना पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। 1 नंबर तक का न्यूमेरिकल आपसे जीडीपी डिफ्लेटर से पूछ सकते हैं, जिसमें जस्ट आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। देखो, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम 2 तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। एक होता है एट कांस्टेंट प्राइस और एक होता है एट करंट प्राइस, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि किसी भी साल की प्राइस को हमने बेस मान लिया है और उसके बेसिस पर हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, या अगर आपने अपनी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो रियल जीडीपी। जब जीडीपी किसी भी साल की प्राइस को बेस मान के, यानी कि प्राइस को कांस्टेंट रख के आप कैलकुलेट करते हो तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। और वही चीज अगर आप नेशनल इनकम के लिए कह रहे हो तो उसे रियल नेशनल इनकम कह दोगे। बट वहीं पे अगर आप करंट प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हो, अब करंट प्राइस का मतलब क्या है? हर साल प्राइस चेंज होगी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी, अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो, दोनों में फिर एक चीज ऐसी हो गई ना जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा। एक जगह आप प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हो और एक जगह आप प्राइस को बार बार चेंज कर रहे हो, तो उस प्राइस चेंज को अवॉइड करने के लिए ही हम यूज करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको इसीलिए हम लोग प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है? द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी, यानी कि वो क्या है एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस जिसकी हेल्प से हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जो इन दोनों ही जीडीपीज के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट भी आप कैसे करोगे? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। अब ये मत सोचना हमेशा तुमसे जीडीपी डिफ्लेटर ही पूछेंगे, वो उन्होंने बोल दिया रियल जीडीपी निकालो, अब आपको उन्होंने गिवन क्या दिया? नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर। तो अपने आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हो ना, 3 फॉर्मूले तक की तरह यूज किया जा सकता है ये। इससे आपसे जीडीपी डिफ्लेटर भी पूछ सकते हैं, रियल जीडीपी भी पूछ सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी पूछ सकते हैं, तो बस इंटरचेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं नॉमिनल और रियल, इसका मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया कि नॉमिनल वाला करंट प्राइस कहलाता है और आपका रियल वाला कांस्टेंट प्राइस। ये प्राइस और आउटपुट दोनों से अफेक्ट होगा। मैंने कहा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है, तो उसके इंक्रीज होने के दोनों कारण हो सकते हैं, या तो हो सकता है क्वांटिटी बढ़ गई हो या हो सकता है प्राइस बढ़ गई हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। बट अगर मैं यही चीज रियल जीडीपी के लिए कहूं, तो जहां पे आप प्राइस को कांस्टेंट लेकर चल रहे हो, वहां पर अगर जीडीपी बढ़ेगी तो आप तुरंत ही बात कह सकते हो कि आउटपुट की वजह से जीडीपी बढ़ी है, अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ है। और अगर जीडीपी घटी है तो किस लिए घटी होगी? क्योंकि आउटपुट कम हुआ होगा। उसके बाद कौन सा टूल आपको लगता है कि कंपैरिजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो? कंपैरिजन किससे हो सकता है? रियल से या नॉमिनल से? रियल से। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अपनी प्राइस को भी चेंज करते हो। क्या प्राइस का बढ़ना हमारे लिए अच्छा होता है? प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, वो हमारे लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए गुड टूल ऑफ कंपैरिजन, गुड टूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसे ही माना जाता है, ठीक है। कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला है करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। यहां पर कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है थ्योरी में 3 से 4 नंबर में, वो किसी भी एक पॉइंट से आ सकता है, कभी भी ये नहीं कहेंगे सारे लिखो, कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब है क्या, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर मुझे किसी भी कंट्री का वेलफेयर कैलकुलेट करना है तो क्या उसके लिए सिर्फ हम जीडीपी को अगर देख लें तो क्या वो करेक्ट इंडेक्स है? किसी भी कंट्री की सिर्फ जीडीपी को देख लेने से ही क्या उस कंट्री में रहने वाले लोगों की वेलबींग का पता लगाया जा सकता है? हम कह रहे हैं किसी कंट्री की जीडीपी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी आ रही है, पर क्या वो ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी तरीके से कि वहां पे रहने वाले लोगों का वेलफेयर हो रहा होगा? तो इसका आंसर आता है नो। क्यों नो आता है? उसके सामने ये लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी भी है, आप लिख लो इसको कि लिमिटेशन ऑफ जीडीपी भी है, इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी,
आपकी जीडीपी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन चीजों में है। देखो हमारे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं। आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो भी पैसा आता है आप उस पैसे का इस्तेमाल प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे ना करके, सपोज करो कि आप बहुत ज्यादा सोशल कॉज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो। हमें पैसा कमाना भी है, सोशल वेलफेयर के साथ साथ देखो वेलफेयर भी आप कब कर पाओगे लोगों का, जब आपके पास पैसा होगा ना। तो आपने अपनी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किया कैसे है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जो सिर्फ एक ही एरिया को या एक ही सेक्टर को फोकस कर रहा है, तो फिर वो वेलफेयर को कैसे शो कर रहा है। आप देख रहे हो कि एक ही साइड है आपकी जो डेवलप हो रही है, एक ही सेक्टर डेवलप हो रहा है, तो वो वेलफेयर को शो नहीं करेगा, सबके वेलफेयर को। ठीक है। दूसरा, प्राइस। अगर वही जीडीपी प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ी हो तो वो बिल्कुल ही बेकार जीडीपी है हमारे लिए, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिसको हम जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है। जैसे कि इसका बहुत ही सीधा सा एग्जांपल वो लोग ये बोलते हैं कि कई लोग क्या करते हैं अपने घर में ही, जिनको गार्डनिंग का शौक होता है, अपने बाग बगीचा अपने घर में ही सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, तो वो एक्टिविटी तो कर रहे हैं ना कुछ तो काम वो कर रहे हैं। बट क्या वो चीजें नेशनल इनकम में काउंट होती है? कहीं नहीं इंक्लूड होती वो। क्यों? क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है। लोग अपने शौकिया तौर पर सब्जियां उगा रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें, कुकिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें कहीं इंक्लूड नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिविटी तो हो रही है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, तो ये कहीं इंक्लूड नहीं हो रहा। और सर्विसेज को तो हम वैसे भी कहीं इंक्लूड यहाँ पर कर भी नहीं रहे, ये हमने अभी प्रिकॉशंस नहीं पढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज बेनिफिट भी है और हार्म भी है। कैसे? ये दो पार्ट्स में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी ने पब्लिक पार्क बनाया, वो पब्लिक पार्क लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा है ना, लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, कि आपने कैसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी जिससे सबको फायदा हो रहा है। ठीक है। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या है? आपने प्रोडक्शन करने के लिए एक इंडस्ट्री सेटअप करी, लेकिन उस इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो लोगों की हेल्थ को डिग्रेड कर रहा है, क्योंकि आप उसको ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट आपका सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने क्या कर दिया, आपको नेगेटिवली दे रहा है ना, वो नेगेटिव चीजों को शो कर रहा है। बट ये चीजें कहीं काउंट नहीं होती। जब जीडीपी की कैलकुलेशन हो रही होती है तो ना तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को देखा जाता है ना नेगेटिव को। ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी से ज्यादा है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। आपकी जीडीपी अगर 2% से बढ़ रही है, सपोज एक एग्जांपल ले रही हूं, 2% से अगर जीडीपी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन 7% से बढ़ रही है, तो क्या ऐसी जीडीपी आपको सही लगेगी? नहीं। मेंटेनेंस पे ही उनको मेंटेन करने पे ही आपका सारा पैसा खर्च हो जाएगा, डेवलपमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। आपके जीडीपी की जो कैलकुलेशन जब आपने करी, क्या क्या चीजें ऐड करी? अगर आपने ज्यादा से ज्यादा डिफेंस चीजों को, डिफेंस मटेरियल को ऐड किया, डिफेंस मतलब आर्म्स वगैरह, आप वेपन्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर खर्चा ज्यादा कर रहे हो, उन चीजों की वैल्यूज, आपने उस चीज का प्रोडक्शन किया किसी एक साल में और उसी की वैल्यू को आपने ऐड ऑन कर लिया। हम सब लोगों को गली में घूमना नहीं है बंदूक लेकर, खाना चाहिए, लोगों को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज चाहिए हमें, बट आपने डिफेंस या वॉर इक्विपमेंट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया है और उससे आप अपनी जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो इस बात को जस्टिफाई करती है कि सिर्फ जीडीपी ही इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है। ठीक है। तो एंड ऑफ द चैप्टर और कुछ छोटे छोटे सी चीजें हैं वो आप अपने आप एक बार रीड कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।